relationship is a relationship we are achieving with the help of extend keyword. Okay, so I think ये all 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए हमें. पेरेंट के रेफरेंस से with the help of parent reference, पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट का ही रेफरेंस है, तो पेरेंट का ही मेथड कॉल कर पाएंगे. पेरेंट के रेफरेंस से आइदर इट्स ऑब्जेक्ट हम लोग चाइल्ड का मेथड कॉल नहीं कर सकते. सेकंड पॉइंट था इसमें कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ही रेफरेंस है, तो आप पेरेंट और चाइल्ड दोनों को मेथड कॉल कर लोगे. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है, रेफरेंस पेरेंट का है, तो आप पेरेंट का ही मेथड कॉल कर पाओगे. इसमें एक पॉइंट में और ऐड करने वाला हूं आज. ठीक है, लेट्स सी, लेट मी टेल यू दिस. तो इसका शायद हमारे पास एग्जांपल होगा. लेट मी सेव इट हियर. एक हमारी पेरेंट क्लास की कौन सी क्लास है गाइस? ये यहाँ पे पेरेंट क्लास. ठीक है, ये पेरेंट क्लास, इसके अंदर m1 मेथड है. एक आपकी यहाँ पे चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर m2 मेथड है. एंड एक आपकी पेरेंट और चाइल्ड का क्लाइंट क्लास बनाई थी, जहां से ये सारे केसेस हम यहाँ पे देख रहे थे. एक चीज आप यहाँ पे और देखना, मान लीजिए जो चाइल्ड क्लास है इसमें पेरेंट को एक्सटेंड किया है. ठीक है, अब वो पुराना वाला जो स्टोरी था हमारा, उसको यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं कि चाइल्ड है वो पेरेंट के इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं है. ठीक है, चाइल्ड है वो पेरेंट के इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं है. उस केस में कौन सा कॉन्सेप्ट आया है गाइस? बता सकते हो आप लोग कौन सा कॉन्सेप्ट आया है? ओवरराइडिंग. ओवरराइड का कॉन्सेप्ट केम हियर, ओवरराइडिंग. तो कौन सा कॉन्सेप्ट आया? ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है. चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरराइड करते हैं. ठीक है, पहले तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए. ऑल 3 पॉइंट, इनमें किसी को कोई डाउट कंसर्न है क्या? सभी लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है इसको? यस सर. विक्रम, ऑल 3 पॉइंट क्लियर है आपको ये? यस सर, क्लियर. अब इसमें एक चीज करते हैं, और सबसे जो कंफ्यूजन वाला मसला है ना, वो इसी के साथ में. ठीक है, थर्ड केस थर्ड है. जैसे पेरेंट के रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है, रेफरेंस पेरेंट का. ठीक है, पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का रख सकते हैं, और यहाँ पे अभी हम पेरेंट का ही कॉल कर पा रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए चाइल्ड पेरेंट के इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो ये क्या कर लेंगे हम लोग? ओवरराइड कर लेंगे. पब्लिक void m1. इसको हमने यहाँ पे ओवरराइड कर लिया. ठीक है, सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड m1. इस तरीके से एक मैसेज लिख दिया. अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ऐसा करता हूँ, है ना, ये जो केस 3 है ना, केस 3 है, अगर मैं p.m1 कॉल करूंगा, ठीक है, तो m1 आपका पेरेंट में भी है, अब m1 चाइल्ड में भी ओवरराइड कर लिया है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे केस 3 में ऐसा कर रहा हूं, अब आप बताइए जरा, मैंने क्या किया यहाँ पे? पेरेंट p2 इक्वल टू न्यू चाइल्ड. ठीक है, पेरेंट में के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रखा. अब p2.m1 कॉल किया है, कौन सा मेथड कॉल होगा? चाइल्ड का कॉल होगा या पेरेंट का m1 कॉल होगा? हेमलता विल टेल. हेमलता कौन सा कॉल होगा? चाइल्ड का होगा, राइट कर रखा है तो. चाइल्ड का होगा सर, ओवरराइड किया था ना पेरेंट के मेथड को. ठीक है, फिर ये इसमें ये देखता है. ठीक है, ये क्या करेगा, इसकी स्टोरी कुछ ऐसे होती है. देखेगा कि जो आप कॉल कर रहे हो उसके, वो किसके रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं हम लोग? पेरेंट के रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं, तो वो सीधा किसमें सर्च करेगा? पेरेंट के अंदर m1 को सर्च करेगा. ठीक है, सर्च कर लिया है. इसके बाद ये देखता है कि क्या चाइल्ड ने इसको ओवरराइड कर रखा है. अगर कर रखा है तो चाइल्ड वाला कॉल होगा. ठीक है, नहीं कर रखा है तो पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा. तो अब आप यहाँ पे इसको रन करते हैं हम लोग. ठीक है, देखिए जरा, क्या हम जो बोल रहे हैं वो बात सही है? तो यहाँ पे जो एक ही है, कौन सा कॉल हुआ है? चाइल्ड m1, है ना. और अगर इसको ओवरराइड ना करें, इफ वी आर नॉट ओवरराइडिंग इट, तो किसका कॉल होगा? देखिए, है ना, m1 फ्रॉम पेरेंट.
समझे आप लोगों को? मतलब अगर चाइल्ड ने इसको ओवरराइड कर लिया, लेकिन अब देखिए इंटरव्यूअर क्या करते हैं, लोग बोलते हैं फ्लो क्या होगा, फ्लो ये होगा कि देखिएगा वो रेफरेंस किसका है, M1 को तो कॉल कर रहे हैं, रेफरेंस किसका है, पेरेंट का। पेरेंट का। तो सीधा पेरेंट का। कुछ भी नहीं करेगा, वो पेरेंट में खोजेगा यहाँ मेथड है कि नहीं है। अगर यहाँ मेथड है तो फिर देखेगा कि चाइल्ड ने ओवरराइड कर रखा है, ओवरराइड कर रखा है तो ओवरराइड वाला कॉल हो जाएगा, अदरवाइज पेरेंट वाला। पेरेंट वाला कॉल। ठीक है, ये जो थर्ड पॉइंट है मोस्ट मिसअंडरस्टूड पॉइंट बोलूंगा मैं इसको, ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। बाकी ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर पेरेंट का रेफरेंस है तो पेरेंट का ही कॉल करोगे, चाइल्ड का रेफरेंस है चाइल्ड और पेरेंट दोनों कॉल कर लोगे, मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है तो पेरेंट का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हो। इस केस में क्या होगा, अगर आपने ओवरराइड नहीं किया है तो पेरेंट वाला ही कॉल होगा, ओवरराइड कर लिया है तो उसका फ्लो कुछ ऐसे होगा कि पहले पेरेंट में सर्च करेगा, पेरेंट में है तो वो क्या करेगा, फिर देखेगा कि चाइल्ड ने ओवरराइड किया है तो ओवरराइड वाला कॉल हो जाएगा, नहीं किया है तो पेरेंट वाला ही कॉल हो जाएगा। ठीक है जी, गॉट इट? सो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये हमारा यहाँ पे इसी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये इन्होंने इसी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, दे एक्सप्लेन दिस वन ओनली। ओके, the common functionality which is required for exception and error is defined in throwable। क्या कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या चीज बोल रहे हैं, ये for can't we can't use child class reference to hold parent, ये तो ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं the common functionality which is required for every Java class। जावा की हर एक क्लास के लिए अगर कोई कॉमन फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड जैसे जो अवेलेबल हैं वो कहाँ डिफाइन है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो मेथड होंगे वो बाय डिफॉल्ट सारी चाइल्ड के लिए अवेलेबल है। ठीक है, क्लास एंड बाय कीपिंग दैट क्लास एज सुपर क्लास इट्स फंक्शनलिटी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल टू एवरी जावा क्लास। जावा सबकी सुपर क्लास है तो इसकी जो फंक्शनलिटी वो सारी इंप्लीमेंटेशन क्लास के लिए, चाहे हम खुद बना रहे हैं या जावा वालों ने बना के दिया, उनमें बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है कॉमन फंक्शनलिटी। ठीक है, the common functionality which is required for all exceptions and errors is defined in throwable। आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जावा में, तो उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में एरर और एक्सेप्शन दो क्लास हैं, इनकी पेरेंट क्लास है एक throwable। तो जैसे throwable क्लास के अंदर जो कॉमन फंक्शनलिटी है वो एक्सेप्शन और एरर के लिए अवेलेबल है, ऐसे ही जितनी भी क्लासेस चाहे हम बनाए चाहे जावा वालों ने बना के दिए, उनके अंदर कुछ कॉमन फंक्शनलिटी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। वो कॉमन फंक्शनलिटी कहाँ लिखी गई, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। इट्स फंक्शनलिटी विल बी अवेलेबल ऑटोमेटिकली फॉर एवरी चाइल्ड और नॉट रिक्वायर्ड टू रीराइट, है ना। अब बोलें कि जो थ्रोबल क्लास है इसकी भी क्लास पेरेंट ऑब्जेक्ट है, आंसर इज यस, पेरेंट ऑब्जेक्ट तो सबकी पेरेंट है। ठीक है, जावा वांट टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये कुछ ऐसा है कि कई क्वेश्चंस हैं जिन पर मतलब है ना एक आर्गुमेंट भी होता है। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। सॉरी, तो इसी को देख लेते हैं हम लोग। अगर इसको देखें कि आपकी क्या है, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड में किसको एक्सटेंड कर रहे हो, पेरेंट को। और इस चाइल्ड में ऑब्जेक्ट भी एक्सटेंड हो रही होगी, तो इस चाइल्ड के तो दो पेरेंट हो गए, ऑब्जेक्ट और पेरेंट। तो जावा और जावा में एक क्लास के दो पेरेंट हो नहीं सकते। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो रहा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाता है। अब इसमें हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस पेरेंट की पेरेंट है ना, तो क्या हो गया, ग्रैंड पेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, पेरेंट पेरेंट हो गई और चाइल्ड इसकी चाइल्ड हो गई। तो रिलेशन कुछ ऐसे बन जाता है, कुछ इस तरीके से बन जाता है जब भी ऐसा होगा। जैसे क्लास ए, सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताएंगे। अच्छा, एक चीज है, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है कि नहीं? नहीं। मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला वर्ड आपको समझ पड़ गया है अभी तक कि नहीं? यस सर। ठीक है, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। तो आपने अपनी कोई क्लास की चाइल्ड बनाई और हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सबकी सुपर है, सबकी पेरेंट है, राइट? तो अब आपको नहीं लग रहा हम लोगों को, हम लोग जनरल खुद से क्वेश्चन करें कि हम अपनी चाइल्ड में पेरेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं, उस चाइल्ड में ऑब्जेक्ट भी एक्सटेंड होके आ रही है, तो फिर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, तो ये हो कैसे रहा है?
तो वो इंटरनल मल्टीपल इनहेरिटेंस कन्वर्ट हो जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, जहां रिलेशन क्या बनता है, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड। डायग्राम के थ्रू समझो, ऐसे इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से समझने की कोशिश हम करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग नया कुछ बनाते हैं, इससे समझते हैं। ये आपकी क्लास है, चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये आपका क्लास हो गया, ठीक है, ये आपकी क्लास होगी चाइल्ड क्लास। इसके ऊपर एक आगे आ गई पेरेंट क्लास, ठीक है। वैसे आप ये पेरेंट ना लिखो तो ऑब्जेक्ट क्लास सबकी पेरेंट है, कोई भी क्लास लिखोगे सबकी पेरेंट ऑब्जेक्ट होगी। अब आपने खुद की लिखी तो अब ये क्या हो गया, यहाँ ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट क्लास है, ये पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है और इस ऑब्जेक्ट को भी एक्सटेंड कर रही है, ऐसा नहीं। जब आपकी क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, आपकी खुद की क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो ये कॉन्सेप्ट कन्वर्ट हो जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ऐसे हो जाता है। ऑब्जेक्ट सबकी पेरेंट, फिर उसकी चाइल्ड, फिर उसकी चाइल्ड। तो ये कैसे बन जाएगा आपका, ये हो गई आपकी कौन सी क्लास है, ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी पेरेंट, ये क्या है आपकी ऑब्जेक्ट। कौन सा बन गया ये, इस वाले इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये मल्टी लेवल है, ठीक है, लेवल। और ये क्या है आपका मल्टीपल। अब क्वेश्चन यह था कि मल्टीपल को जावा सपोर्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें डायमंड प्रॉब्लम आ जाती है। डायमंड प्रॉब्लम इस टाइप से जैसे होता है ना, डायमंड प्रॉब्लम आ जाती है। डायमंड प्रॉब्लम में हम कभी फिर बात करेंगे, ठीक है। डायमंड प्रॉब्लम कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। वो जो इंटरफेस में हम लोग नहीं बोल रहे थे कि अगर हो सकता है कि इसके अंदर कोई मेथड है, इसके अंदर भी मेथड है, आपने ओवरराइड किया, किसके मेथड को ओवरराइड किया कैसे पता लगे, कंफ्यूजन बहुत होता है, इसमें डायमंड प्रॉब्लम आ जाती है। वो डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्होंने, सॉरी, डायमंड प्रॉब्लम ना आए ये कॉन्सेप्ट के लिए इन्होंने क्या कर दिया, ये हटा ही दिया। बोला ये जावा इसको फिलहाल सपोर्ट करता ही नहीं है, जावा सपोर्ट करेगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस की फंक्शनैलिटी आप चाहते हो, इसके फीचर यूज करना, तो क्लासेस की जगह आप इंटरफेस यूज करिए। इंटरफेस एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा इंटरफेस को आप कर सकते हो एक्सटेंड, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसमें मेथड नेमिंग, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीजें हम देख चुके हैं, डिटेल में पढ़ा था हमने, ठीक है। विक्रम, ये समझ आया आपको? यस सर। है ना? तो जब भी आपकी क्लास किसी, ये कोई वैसे ऐसा नहीं है, हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले आपसे ना, कोई आर्गुमेंट करने लगे, कोई डिबेट करने लगे, तो एटलीस्ट आपको पता हो आपकी क्लास किसी पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है, तो फिर अब आपकी चाइल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं करेगी एक्सटेंड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करेगी, है ना? डायरेक्ट में करके इनडायरेक्ट करेगी, वो कंसेप्ट है। नो, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जावा में साइक्लिक इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि ए बी को एक्सटेंड कर ले, बी ए को कर ले, दोनों साइक्लिक वाला नहीं है। साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो सो फार वी डिस्कस अबाउट एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप की बात कर चुके हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन दी समझ नहीं आ रहा, कुछ पूछ रहा था आप उससे, पूछ लो। ओके, सो हैजे रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे? एजे रिलेशनशिप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट वी आर अचीविंग विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द हैजे रिलेशनशिप, ओके। और इंटरव्यू में आपका ये काफी पॉपुलर है, ये पूछ भी लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजे रिलेशनशिप, हैजे रिलेशनशिप। ये कुछ नाम भी है ना सिमिलर ही हो रहे हैं, एजे एंड हैजे, इसलिए इनमें डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस वही बनता है, या तो वहाँ उसके काम की सिमिलरिटी हो या उसके नाम की सिमिलरिटी हो, है ना। तो उसकी ये बात करें तो हैजे रिलेशनशिप, एजे रिलेशनशिप, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही बात हो रही है, इनके नाम की भी थोड़ी बहुत सिमिलरिटी हो रही है, इनके काम की भी सिमिलरिटी हो रही है,
कि इजे रिलेशनशिप में भी कोड रीयूजेबिलिटी अचीव कर रहे हैं और हैजे में भी कोड रीयूजेबिलिटी अचीव कर रहे हैं। तो हैजे रिलेशनशिप हालांकि आप सभी लोगों को पता है क्या, ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं। हैजे रिलेशनशिप के लिए कोई ऐसा कोई ऑफिशियल कीवर्ड नहीं है, जैसे इजे रिलेशनशिप या इनहेरिटेंस के लिए एक कीवर्ड कौन सा था, एक्सटेंड्स। ऐसी हैजे रिलेशनशिप के लिए होता है न्यू कीवर्ड यूज यहाँ पे। जैसे आप लिखते हैं ना टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट, तो आपने क्या किया यहाँ पे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया किसी दूसरी क्लास में, है ना। जैसे टेस्ट के अंदर लिखा आपने स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट क्लास की फंक्शनैलिटी टेस्ट क्लास में यूज करनी है आपको, इसलिए तो ऑब्जेक्ट की बनाने की जरूरत पड़ी, उसके मेथड यूज करना है, उसके वेरिएबल एक्सेस करना है, तो आप कोड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हो, जो फंक्शनैलिटी बनी हुई है उसको यहाँ यूज कर रहे हो आप उसको। तो इसका और है ना इजे रिलेशनशिप और हैजे रिलेशनशिप दोनों का मोटिव है कोड को रीयूज करना, है ना, कोड को रीयूज करना। बट ये आपका न्यू कीवर्ड के थ्रू रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। मतलब दो क्लास के बीच में रिलेशन कैसे बन रहा है, एक्सटेंड कीवर्ड से बनेगा, तो वहां पेरेंट चाइल्ड का बन रहा है, और यहाँ कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं बन रहा है, एक क्लास की फंक्शनलिटी दूसरी क्लास में हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम शुरू से लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए कोई हमने स्टूडेंट क्लास बनाई, तो स्टूडेंट में ही मैन न लिख के हम इंटेंशनली उसकी स्टूडेंट क्लाइंट बना लेते हैं। जैसे स्टूडेंट क्लाइंट के अंदर हम स्टूडेंट क्लास की फंक्शनलिटी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम न्यू कीवर्ड वहां पे यूज कर लेते हैं, पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाइए फिर उसको यूज करिए। तो ये बोल रहे हैं कि हैज ए रिलेशनशिप इज आल्सो नोन एज, इसको कंपोजिशन एंड और इसको एग्रीगेशन बोलते हैं। आइदर वी कैन कॉल इट कंपोजिशन और वी कैन कॉल इट एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन कंपोजिशन ये क्या है कि देयर इज नो स्पेसिफिक कीवर्ड, कोई हैज ए रिलेशनशिप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, इज ए रिलेशनशिप भी कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है ना। तो इज ए रिलेशनशिप बेसिकली क्या है, इनहेरिटेंस। हैज ए रिलेशनशिप हम लोग न्यू कीवर्ड से मोस्टली अचीव करते हैं, ठीक है। मेन एडवांटेज ऑफ हैज ए रिलेशनशिप क्या है, रीयूजेबिलिटी। क्या हो गया यहाँ पे, कोड रीयूजेबिलिटी। और एक्सटेंड से भी क्या कर रहे थे, वहां भी कोड रीयूजेबिलिटी कर रहे थे, लेकिन वहां जो रिलेशन बन रहा है वो पेरेंट चाइल्ड का बन रहा है। यहाँ रिलेशन इंडिपेंडेंट है, रिलेशन दोनों का क्या है, इंडिपेंडेंट है, राइट। यहाँ कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा दो क्लासेस के बीच में, आप एक क्लास में दूसरे क्लास की फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हो, है ना। सो जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें दो टर्म आ गई, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। तो ये किसी किसी इंटरव्यू में स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है। जैसे अभी मैं करंट में काम कर रहा हूँ आईरिस, मेरे साथ वालों ने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं ना, सब ने ये क्वेश्चन फेस किया है, व्हाट इज कंपोजिशन, व्हाट इज एग्रीगेशन, है ना। हम सभी लोगों ने क्वेश्चन फेस किया है कि एग्रीगेशन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। और इस कंपनी के नाम पे हम खूब डिस्कस करते थे आपस में, यार ये कंपनी ऐसा, मतलब इसमें ये क्वेश्चन डिफॉल्ट क्यों बना दिया इन्होंने। और इस लेवल का नहीं कि बस आप डेफिनेशन बता के और बच जाओ इस चीज से, आपको प्रॉपर कोड, कई बार कोड भी लिखवा लेते हैं कि भाई इज ए रिलेशनशिप और सॉरी कंपोजिशन एग्रीगेशन को कोड लिख के बताइए कि हो कैसे रहा। सो लेट्स सी, सो हैज ए रिलेशनशिप, सो वही बंदर वाली कहानी, समाज में अगर कोई कुरीतियां आती हैं, हालांकि कोई रिलेवेंट एग्जांपल नहीं है, तो मतलब वो आती कैसे हैं, तो एक बंदर वाली स्टोरी है कि कोई चीज अगर जैसे आता है, तो इसमें है क्या कि क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, स्टिल ऑन वी डोंट नो। बंदे वो हायर करते हैं, सिलेक्ट हो गए, उनसे इंटरव्यू लिवाया जाएगा तो वो भी ये क्वेश्चन पूछेंगे, बट क्यों पूछ रहे हैं दे डोंट नो। बट एनीवे जस्ट कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं कि आपको इसकी कितनी नॉलेज है, ओके। तो एनीवे इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हैज ए रिलेशनशिप इज आल्सो नोन एज, हैज ए रिलेशनशिप को कंपोजिशन और एग्रीगेशन भी बोला जाता है। ये कोई स्पेसिफिक कीवर्ड है नहीं इसके अंदर हैज ए रिलेशनशिप का, बट ये जनरली न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जैसे मैं अभी लिख रहा था स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, मैंने टेस्ट क्लास के अंदर लिखा है, तो मैं टेस्ट क्लास में स्टूडेंट क्लास की फंक्शनैलिटी यूज कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता है, बट हमें इसको इस टर्म को समझना है कि कंपोजिशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पे मेन एडवांटेज ऑफ हैज ए रिलेशनशिप क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी, है ना, अचीव करना। यहाँ पे अगर एग्जांपल देखोगे, एक क्लास कार है और कार के अंदर इन्होंने इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया,
आप बताइए, यहाँ डिपेंडेंसी कार और इंजन के बीच में, नॉर्मल जनरल आप बात करो, बगैर इंजन के कार एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? नो सर। है ना? और बगैर कार के इंजन का कोई रोल है? नो। है ना? तो ये क्या हो रहा है, इनमें जो रिलेशन हो रहा है वो कितना, क्या कौन सा रिलेशन है? एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। कार हैज अ इंजन, है ना? कार हैज अ इंजन, तो कार डिपेंड है किस पे? इंजन पे। तो डिपेंडेंसी कैसी है? बहुत स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, राइट? तो ये चीज क्या होगी आपकी, जैसे ना द क्लास कार हैज रेफरेंस इंजन, कार के अंदर क्या है ना, इंजन का रेफरेंस है, इंजन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। मेन डिसएडवांटेज क्या है? ये तो इसका क्या हो गया, कोड रीयूजेबिलिटी एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या होगा? इट इंक्रीजेज डिपेंडेंसी बिटवीन क्लासेस एंड क्रिएट मेंटेनेंस प्रॉब्लम। इन पे क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी इसमें बढ़ जाती है, जिससे मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आगे काफी हो जाती है। बट वो चीजें हैं, किसी से हर चीज का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। ओके, कंपोजिशन वर्सेस एग्रीगेशन, जो टू टर्म है, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है? तो इन द केस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन की अगर बात करें, सो व्हेनेवर कंटेनर ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, all content object also be destroyed automatically. This is nothing a composition. Without existing container object, there is no chance of existing of content object. ऑब्जेक्ट है ये, इनमें जो रिलेशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया था कार वाला कि बगैर इंजन के कार नहीं चल सकती, है ना? बगैर कार के इंजन, मतलब इंजन का कोई रोल नहीं है। तो इनमें जो रिलेशन कैसा स्टेब्लिश हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसी स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बोल रहे हैं कंपोजिशन, ठीक है? तो आप बताइए इसमें कंटेनर कौन है और कंटेंट कौन है, बता सकते हैं आप लोग? कार कंटेनर है, वो कंटेंट कर रही हो, तो कार क्या होगी यहाँ पे? कंटेनर। और इंजन क्या हो गया? कंटेंट हो गया। ये बोल रहे हैं कि कंटेंट ऑब्जेक्ट को, जैसे कंटेनर को अगर डिस्ट्रॉय कर दें तो ये कंटेंट भी एग्जिस्ट ना करे। आप समझ गए? कंटेंट, कार को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इंजन का कोई यूज नहीं है, इंजन का भी डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट? तो ऐसे रिलेशन अगर है क्लासेस के बीच में, उस चीज को बोलेंगे क्या? कंपोजिशन। एक और एग्जांपल दिया इन्होंने यहाँ पे, वो देखते हैं आगे। जैसे इन्होंने बोली एक सर्किल बनाया, सर्किल क्या हो गया यहाँ पे? कार हो गई, और कार के अंदर बहुत सारे जैसे ना कंटेंट ऑब्जेक्ट हैं, इंजन है और भी फंक्शनलिटी होगी कार की, तो उसके ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे। तो कल को एक कंटेनर को ही डिस्ट्रॉय कर दें तो अंदर के सारे ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इनका भी कोई यूज नहीं। इस रिलेशन को बोल रहे हैं कंपोजिशन। ओके, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। व्हेनेवर वी आर क्लोजिंग यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी ही क्लोज हो गई तो बताइए जरा डिपार्टमेंट का कोई यूज है? नो सर। तो यहाँ रिलेशन यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के बीच में कैसा है? स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। जब आपका कंटेनर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, कंटेंट एग्जिस्ट ना करे, उनका भी वजूद खत्म हो जाए साथ में, तो ऐसा रिलेशन अगर बन रहा है तो उस चीज को बोलेंगे हम लोग कंपोजिशन। और ये रिलेशन वीक है या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन इज नथिंग अ कंपोजिशन। ठीक है गाइस, क्लियर होगी ये बात? अगला देखते हैं एग्रीगेशन क्या होता है। सो एग्रीगेशन क्या है? व्हेनेवर कंटेनर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, देयर इज नो गारंटी, इस बात की कोई गारंटी ना हो कि कंटेंट ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाए, वो मतलब अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इस टाइप के विदाउट एग्जिस्टिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट देयर में बी अ चांस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ कंटेंट ऑब्जेक्ट, दैट कंटेनर ऑब्जेक्ट जस्ट क्या करता है? मेंटेन, रेफरेंस मेंटेन कर रहा है। एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, ओनली रेफरेंस कर रहा है। तो आप कंटेंट हटाओगे, रेफरेंस खत्म होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर ही रहे होंगे अभी भी। ये रिलेशन कैसा हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है या वीक रिलेशन हो रहा है? वीक रिलेशन हो रहा है। इसी चीज को जो वीक रिलेशन है इसे बोलते हैं एग्रीगेशन। ओके, तो इसमें इन्होंने एक एग्जांपल, इसका जो डायग्राम देखेंगे तो इन्होंने देखी कंटेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ओनली रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट तो कहीं बाहर ही है। तो अब रेफरेंस, कंटेंट खत्म किया, रेफरेंस खत्म हो गया, तो ऑब्जेक्ट तो अभी भी है यहाँ पे, है ना? देयर में बी ए चांस की, है ना,
कंटेंट ऑब्जेक्ट अभी भी एग्जिस्ट करें। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अब वो यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट, तो यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशन कंपोजिशन का हो रहा है, और यहाँ पे आपका हो रहा है कि सेवरल प्रोफेसर विल वर्क इन, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोफेसर काम करते हैं। तो व्हेनेवर वी आर क्लोजिंग डिपार्टमेंट, तो इस बात की कोई गारंटी है कि उसके अगर डिपार्टमेंट क्लोज कर दें तो प्रोफेसर भी खत्म हो जाए, मतलब उनका भी जॉब अब चला जाए, इस बात की तो कोई गारंटी है नहीं, दूसरा डिपार्टमेंट बन जाएगा, राइट? करेक्ट। मान लो अगर यूनिवर्सिटी बंद किया तब तो खत्म ही होगी सारी कहानी, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोफेसर है, तो अगर कोई डिपार्टमेंट पर्टिकुलर बंद कर दिया जाए तो अभी भी चांसेस है कि आपके प्रोफेसर एग्जिस्ट करें, राइट? ये रिलेशन कैसा हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है? वीक। तो वीक रिलेशन को ही बोलते हैं क्या, एग्रीगेशन। तो आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड कि आपका जो टू टर्म है वो आपको समझ आ गई होगी, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। और कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन से मिलके क्या बन रहा है आपका, व्हाट वी कॉल इट, हैज ए रिलेशनशिप। हैज ए रिलेशनशिप वी आर अचीविंग विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। ओके, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। सो इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? Anybody have any question related to this? नो सर। ठीक है, तो ये हमारा, अब आप अगर बात करें हम लोग इजी रिलेशनशिप और हैज ए रिलेशनशिप, दोनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोड रीयूजेबिलिटी अचीव कर रहे हैं। इजी रिलेशनशिप इज नथिंग, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड वी आर अचीविंग इजी रिलेशनशिप। हैज ए रिलेशनशिप से भी कोड रीयूजेबिलिटी अचीव कर रहे हैं by using the new keyword. Okay, there are two concept comes in a relationship, sorry, has a relationship, aggregation or composition. So one is strong relation and one is weak relationship. Okay guys, अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा शुरू होता है वो होता है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का। ठीक है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, तो हमने जो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो लिखा है ना कि पहला हमारा एनकैप्सुलेशन था, फिर हमारा इनहेरिटेंस था। इनहेरिटेंस के अंदर ही हम दो चीजें देख, खाली इनहेरिटेंस के अंदर नहीं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं दोनों, ठीक है। इजे रिलेशनशिप और हैज रिलेशनशिप दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग सिनेरियो में यूज होते हैं कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। बट इनहेरिटेंस से क्या कर रहे हैं, कोड रीयूजेबिलिटी कर रहे हैं, और किस कीवर्ड से अचीव कर रहे हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड से अचीव कर रहे हैं। सो अगर ऊप्स के कॉन्सेप्ट की बात करें तो टू ऊप्स के कॉन्सेप्ट हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। ओके, अगला आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक आपका आ जाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा आ जाता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग और भी कई अदर नाम से जानते हैं इसको, है ना। वो आगे देखेंगे क्या क्या नाम से हम इसको जानते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। इसको अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, इसको ना अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड और रन टाइम को हम लोग लेट बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड कंपाइल को इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इसको डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऑलवेज टेक केयर बाय कंपाइलर, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऑलवेज टेक केयर बाय जेबीएम। ये इसकी डिफरेंट टर्म्स है, आगे हम देखते हैं। और इससे हम क्या अचीव कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो वन बाय वन हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। नोट्स में थोड़ा इधर उधर है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस बनाता जा रहा हूँ आपका, जैसे दिमाग में एक आपका रहे। ऊप्स के मेनली 3 पिलर है, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो कॉन्सेप्ट है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो इससे क्या है, कोड हम लोग क्या फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर रहे हैं। जनरली व्हाट वी आर अचीविंग हियर, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके,
सो फ्लेक्सिबिलिटी वी आर अचीविंग. सो ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग मेथड रिजोल्यूशन ऑलवेज टेक केयर बाय कंपाइलर बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप. हेंस ओवरलोडिंग आल्सो कंसीडर एज, इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, अर्ली वाइंडिंग बोलते हैं, अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं. इन ओवरलोडिंग रेफरेंस टाइप विल बी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड रन टाइम क्या होता है? ऑब्जेक्ट विल बी यहाँ पे डमी. सो इसमें केस 1 आ जाता है ओवरलोडिंग में. ओवरलोडिंग में केस 1 आ जाता है आपका. पहले तो ओवरलोडिंग होती क्या है? ओवरलोडिंग का मतलब यह है कि मैं आपका, जैसे अगर जनरल एग्जांपल की बात करें तो ओवरलोडिंग मींस क्या हो गया आपका, जैसे आपका मेथड नेम वुड बी सेम एंड देयर आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट. मतलब जैसे आप जैसे किसी पर्सन का एग्जांपल ले लो. अगर वो जॉब कर रहा है तो एज ए एम्प्लॉय बिहेव करेगा, ठीक है. किसी कंपनी में है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है ना. घर पे बच्चों के साथ एज ए हस्बैंड एज ए पेरेंट का रोल प्ले करेगा, वाइफ के साथ एज ए हस्बैंड का रोल प्ले करेगा, फ्रेंड के साथ में एज ए फ्रेंड रोल प्ले करेगा. पर्सन एक ही है, अलग अलग जगह पे वो अलग अलग अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है. ऐसे ही इसमें क्या होगा, मेथड का नाम सेम रहेगा बट वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है. तो यहाँ की इसकी जो पहली डेफिनेशन बनती है मेथड ओवरलोडिंग की, वो क्या है कि मेथड नेम शुड बी सेम, है ना, एंड द आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट. तो उसके नंबर ऑफ जो आर्गुमेंट है वो क्या होने चाहिए? अलग अलग होना चाहिए. नंबर ऑफ आर्गुमेंट से उसका बिहेवियर डिसाइड होगा, ठीक है. जैसे आपने अगर इसमें कॉन्सेप्ट देखा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्क्स. स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्क्स क्या है? कमांड लाइन आर्गुमेंट है. कमांड लाइन आर्गुमेंट से क्या अचीव कर रहे हैं? मेन मेथड की फंक्शनैलिटी कस्टमाइज कर रहे हैं, राइट. ऐसा ही कुछ इसमें है कि आपका एक पैरामीटर है तो इट विल बिहेव समथिंग एल्स, 2 पैरामीटर है इट विल बिहेव समथिंग एल्स, 3 पैरामीटर है बिहेव समथिंग एल्स, 0 पैरामीटर है इट विल बिहेव समथिंग एल्स, राइट. तो आई मीन कितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट का जो आप मेथड बना रहे हो उस हिसाब से बिहेव करेगा. तो मेथड नेम शुड बी सेम एंड द आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट. ये पहला रूल है मेथड ओवरलोडिंग का. और जनरल एग्जांपल यही है कि कोई एक चीज है लेकिन वो अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसे ना रोल प्ले कर रही है, तो वो क्या हो गया? पर्सन एक ही है ना, बिहेविंग ना डिफरेंट वे इन डिफरेंट प्लेसेस. दिस इज नथिंग कॉल्ड द मेथड ओवरलोडिंग. और मेथड ओवरलोडिंग ऑलवेज टेक केयर बाय द कंपाइलर. ओके, कंपाइलर इसको चेक कर लेता है, ठीक है. इट इज ऑलवेज टेक केयर बाय द कंपाइलर. और मेथड ओवरलोडिंग को हम लोग अलग अलग नाम से भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग. इसके अगेंस्ट में इसका एक अपोजिट बोलते हैं हम लोग मेथड ओवरराइडिंग. ओवरराइडिंग को हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे, स्टैटिक की जगह उसको बोलेंगे डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे, अर्ली बाइंडिंग की जगह उसे लेट बाइंडिंग बोलेंगे, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से उसको बोला जाता है. तो पहला रूल इसमें हो गया. केस 1 में क्या है? ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग. ये क्या कह रहे हैं कि इन ओवरलोडिंग मेथड रिजोल्यूशन इज मैच्ड मेथड विद स्पेसिफाइड आर्गुमेंट टाइप इज नॉट अवेलेबल, देन कंपाइलर वॉन्ट रेज एनी एरर इमीडिएटली. फर्स्ट इट promotes that argument to the next level and check the matched method. तो ये क्या इन्होंने बोल दिया इस डेफिनेशन में, हमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ा. एग्जाम्पल से जब इसको समझेंगे तो चीजें हमारी और क्लियर हो. तो पहले तो आप मुझे बताओ ओवरलोडिंग का जो जनरल एग्जाम्पल है आप लोगों को समझ पड़ा कि नहीं? हम कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं. एवरीवन इज बिहेविंग लाइक ओवरलोडिंग. ओके. और जावा में सेम चीज को इन्होंने कैसे इंप्लीमेंट किया है वो हम देखेंगे ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में, ठीक है जी. तो now I think for the today I have done. Anyone have any question, any concern, feel free to ask. तो बी रेडी गाइस को कि आप इसको है ना एक्सप्लेन कर पाओ किसको. एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, is a relationship, inheritance has a relationship also, you should be in position to explain. So then फिर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करेंगे. सर थोड़ा सा एसक्यूएल में अगर आप देख लेते एक बार, वो सब डाउनलोड तो हो गया था पर उसमें स्टार्ट कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा. अच्छा ठीक है. तो जस्ट है ना वेरी क्विक, if I think anyone do not have any question,
तो विक्रम आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन। तो लेट मी आपका वो डेटाबेस बन गया, राइट? डेटाबेस आपने इंस्टॉल कर लिया, राइट? डेटाबेस आपने इंस्टॉल कर लिया। यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड आई कैन एक्सप्लेन यू। और शुड आई शेयर माय स्क्रीन? ओके, इट्स फाइन। हाँ, आपकी स्क्रीन मुझे विजिबल है, ठीक है। ये आपने क्या किया, यहाँ पे डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। और डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया आपने, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका डेटाबेस इंस्टॉल हो गया। तो अभी इस पे नहीं आते हैं, w3schools.com खोलो और उसमें MySQL ओपन करो। उसमें जैसा लिखा है हम यहाँ पे भी वैसे ही करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसा लिखा है। w3schools.com में हम लोग ओपन करने वाले हैं MySQL। इसमें सर्च कर लो MySQL। हाँ, इसी में सर्च करो MySQL, नहीं MySQL। हाँ ठीक है, क्लिक करो। अब इसमें अगर आप देखोगे तो नीचे क्या है, जस्ट कम डाउन कम डाउन कम डाउन। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, बोर्ड दे टेल कि एक इन्होंने एग्जांपल लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, है ना? Yes. क्या लिखा है इन्होंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ट्राई इट योरसेल्फ पे जाओ, गो टू ट्राई इट योरसेल्फ, ट्राई इट योरसेल्फ। तो ये जो लिखा ना इन्होंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये क्या है, इसकी कमांड है, क्वेरी है, सिंटेक्स तो नहीं है, इसका एग्जांपल है। सिंटेक्स तो अलग होगा, ये इन्होंने सीधा एक मतलब होता है ना, एग्जांपल ही लिख दिया। तो सिलेक्ट क्या हो गया, नाम से ही पता लग। तो जैसे इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं ना, क्वेरी भी ऐसी लिखी जाती है। तो बहुत सिंपल है। अब नाम से सिलेक्ट स्टार का मतलब सब कुछ है, सिलेक्ट ऑल के अंदर जो भी कॉलम होंगे सारे आ जाएंगे इसमें। फ्रॉम कस्टमर क्या होगा, यहाँ पे टेबल है। तो टेबल के अंदर जो भी डेटा है, मतलब जो भी कॉलम्स हैं, सबके डेटा को वो दिखा दे यहाँ पे। ये मतलब है इस क्वेरी का। तो आप रन एसक्यूएल क्वेरी बटन पे क्लिक करो, कस्टमर नाम से कोई टेबल होगी, उसके अंदर डेटा होगा। ये देखो सारा डेटा आ गया नीचे, दिख रहा है आपको? इंट आईडी, कस्टमर नेम, ये क्या कॉलम नेम है, ये कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, ये सब क्या है, ये कॉलम नेम है। और ये जो क्या है, आईडी क्या है, 1 है ना। ऑल फ्रेड फुटर किसके क्या है, ये इसका मतलब नाम हो गया, है ना। कस्टमर नेम हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया आपका मेरिया एंडर्स, है ना, ये इसका कॉन्टेक्ट नेम हो गया। एड्रेस इसका ओबियर STR 57 इसका एड्रेस हो गया, राइट। ये कहाँ से आ रहा है डेटा, किस टेबल से आ रहा है विक्रम? ऊपर चलो, कस्टमर, पहले कस्टमर टेबल, ठीक है। तो ये इन्होंने एक हिंट दी है कि ये इसमें ना ये क्वेरी बहुत पॉपुलर है, इसका सिलेक्ट क्वेरी ऐसे यूज हो। इसको अब आप बंद कर दो, इस टैब को आगे बढ़ते हैं। नहीं इसको बंद नहीं करना। हाँ ठीक है, नीचे आओ और नीचे आओ, ठीक है। ट्राई इट योरसेल्फ, ये बोल रहे हैं यहाँ क्या लिखोगे, कोई बात नहीं, अभी तो आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया होगा। और नीचे आओ, नेक्स्ट बटन आ रहा होगा, कम डाउन, ऊपर नेक्स्ट बटन आ रहा होगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि MySQL क्या होता है। MySQL इज अ रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट, है ना। इसको RDBMS बोलते हैं, इसको है ना, RDMS बोलते हैं, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS बोलते हैं इसको। आपने क्या कर दिया, हाँ ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं कि MySQL क्या ओपन सोर्स है, ठीक है, मतलब ये इसका कोई आपसे चार्ज नहीं लेने वाले। उसके आगे देखो MySQL क्या फ्री है, ओपन सोर्स का मतलब फ्री है। MySQL आइडियल फॉर बोथ स्मॉल और लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। MySQL वेरी फास्ट, रिलायबल है, स्केलेबल है, इजी टू यूज है। MySQL क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बट एनीवे MySQL इज क्या है, कॉम्प्लिएंट विद द ANC, एक ANC स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ना SQL की, उसको फॉलो करता है, मतलब उसी में इसको बनाया गया। ये SQL लैंग्वेज का यूज करके Oracle बना है, SQL का यूज करके आपका
PostgreSQL बना है, SQL का यूज करके MySQL बना है, ठीक है। ये लैंग्वेज सबके पीछे एक ही है, वो है SQL लैंग्वेज। जैसे आप जावा लैंग्वेज पढ़ रहे हो वैसे SQL लैंग्वेज है। MySQL वॉज फर्स्ट रिलीज 1995 में आया था, ठीक है। तो ये जावा वालों ने बेसिकली बनाया था डेटाबेस। MySQL इज क्या है, डेवलप डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्टेड बाय Oracle कॉर्पोरेशन, क्योंकि जावा Oracle के अंदर चला गया तो MySQL भी Oracle के अंदर चला गया। पहले सन माइक्रो सिस्टम के अंडर था। MySQL नेम आफ्टर को फाउंडर कुछ है ना, मोंटी बाइडनियस डॉटर, मतलब इसके नाम पे फाइंड किया गया है इसको। Who use MySQL? अभी बोल रहे हैं कि ह्यूज वेबसाइट्स जैसे फेसबुक यूज करती है, ट्विटर यूज करता है, एयरबीएनबी यूज करती है, booking.com करती है, उबर, गिटहब, यूट्यूब, ये सब MySQL को यूज करती है। कुछ एग्जांपल दिए जो वेबसाइट्स इसको यूज करती है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाइक जैसे वर्डप्रेस है ना, ड्रूपाल, ये कुछ कंटेंट मैनेजमेंट है, कॉन्टाओ एटसेट्रा, उसकी तरह ये बेसिकली यूज होता है। और नेक्स्ट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ वेब डेवलपर अराउंड दी वर्ल्ड इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो डेटा ऑन योर वेबसाइट, ये बोल रहे हैं टू बिल्ड, अगर वेबसाइट बनानी है दैट सो डेटा फ्रॉम योर डेटाबेस, तो हमें क्या करना होगा, आपको कोई वेबसाइट बनानी है जो डेटाबेस शो करे, तो एन RDB